Evening. My name is Sushma Kumari. I'm assistant professor in IMT College of Management. My topic is sampling methods. आज हम सैम्पलिंग मेथड्स में सैम्पलिंग सर्वे से इसकी स्टार्टिंग करेंगे. सैम्पलिंग सर्वे in simple words, sampling consists of obtaining information from a larger group or a universe. Means हम कोई भी सैंपल जो कंसिस्ट करते हैं वो लार्ज ग्रुप से निकालते हैं, एक यूनिवर्स से निकालते हैं. A social researcher has to collect information about a universe that consists of a vast, differentiated population. एक सोशल रिसर्चर भी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है यूनिवर्स से ही कलेक्ट करता है जहां पे हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है. व्हाट शुड बी द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल. सैंपल के लिए हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ए प्रॉपर सैंपल मस्ट गिव ए प्रिसाइज बट करेक्ट पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन. हमारे पास जो सैंपल होता है उसका नेचर प्रिसाइज होना चाहिए, मीन्स उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी वो पॉपुलेशन की करेक्ट पिक्चर रिप्रेजेंट कर पाएगा. जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब हमारी मदर्स राइस कुक करती हैं तो राइस के एक सैंपल के थ्रू ही वो पूरे राइस को एनालाइज कर लेती हैं कि आपकी राइस कुक हो चुकी है. या फिर आप ब्लड सैंपल को लो, ब्लड सैंपल से पूरी बॉडी एनालाइज हो जाती है. मीन्स आप एक ब्लड सैंपल से ही अपनी बॉडी के बारे में आप इंफॉर्मेशन जान लेते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है. द सैंपल मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोबेबिलिटी प्रोसेस. वेरी ट्रू. जो सैंपल होता है वो प्रोबेबिलिटी प्रोसेस पे ही होता है और डाटा को उसी बेस पे उसे एनालाइज भी किया जाता है. सैंपल शुड बी एज स्मॉल एज प्रीसीजन. सैंपल जो होते हैं आपके स्मॉल होते हैं, उनमें एक्यूरेसी होती है, उन्हें इकोनॉमिकल होना चाहिए. ठीक है. सैंपलिंग सर्वे में हम सैंपलिंग मेथड्स के टू टाइप की स्टडी करते हैं. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स क्या होता है. मीन्स आप रैंडमली किसी भी सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हो और एवरी एलिमेंट हैज टू बी चांस टू बी गेट सिलेक्टेड. फॉर एग्जांपल, एवरी प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए proportion. फॉर एग्जांपल, the probability of getting a head in testing a coin is half or one chance in two trial. जो आप टू ट्रायल्स लेते हो हेड एंड टेल के थ्रू, तो क्वाइंस के जो आप टेस्ट कर रहे हो उसमें हेड के आने के चांसेस या टेल के आने के चांसेस 50-50 होंगे. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फर्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड. सेम डे टू डे बिजनेस में हम जितने भी सैंपल ड्रॉन करते हैं वो रैंडमली ड्रॉन करते हैं. और कई पर्सन का तो ये कहना है कि हम जब कोई भी सैंपल रैंडम सैंपल के थ्रू ड्रॉन करते हैं तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने पे वो केयरलेसेस या फिर उसमें अनप्रीमिडिएटेड शो हो जाता है. बट दिस कंसेप्ट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जब हम कोई सैंपल लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड से तो करेक्टली ऑर्डर में लिया जाता है, बेस पर्पस पे लिया जाता है कि आपका पर्पस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर लिया जाता है. स्टेप ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इसमें हम पूरे कैटलॉग मीन्स पूरे पॉपुलेशन के थ्रू हम उसे अरेंज करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं. हमारे सैंपल साइज कैसे होने चाहिए, डिजायर्ड होने चाहिए, जो पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सके. यूजिंग एनी मेथड ऑफ सैम्पलिंग. आप कोई भी सैम्पलिंग का मेथड ले सकते हो और आपके जो नंबर्स होने चाहिए, सैंपल्स होने चाहिए, वो आप लिस्ट से ही सिलेक्ट करते हो, पूरे एलिमेंट से ही उन्हें सिलेक्ट करते हो. एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स. मोर बेसिक, सिंपल एंड इजी मेथड्स, क्योंकि आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो और रैंडमली जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इजीएस्ट मेथड हो जाता है. डिसएडवांटेज क्या है. इन मोस्ट केसेस इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए डाटा लिस्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन यूनिट्स टू सैंपल. हम जो भी डाटा लेते हैं कई बार मेन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जो हमने सैंपल लिया कई बार पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है. और इंडिविजुअल नंबर या इंडिविजुअलिटी लेवल पे जब हम उन्हें एनालाइज करने लगते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है.
अब हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है लॉटरी मेथड। और इस मेथड से आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉटरी मेथड में हम रैंडमली कोई भी चिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपने फिश बाउल देखा होगा, फिश बाउल में से आप रैंडमली कोई भी चिट सिलेक्ट कर लेते हो। तो रिसर्चर ड्रॉ नंबर फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली टू चूज सैंपल्स, रैंडमली वो कोई भी सैंपल्स चूज कर लेता है। इसी तरह रैंडम सैम्पलिंग का एक और एग्जांपल है यूज ऑफ रैंडम नंबर्स टेबल। हम एक टेबल लेते हैं और उस टेबल में से कोई भी नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें जो नंबर अरेंज होते हैं वो 0 to 9 अरेंज होते हैं। ऑलरेडी आप जानते हो कि आपके जो नंबर्स होते हैं 0 to 9 में ही होते हैं। तो रैंडम नंबर टेबल में जो टेबल होता है उसमें हम इक्वली प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि कोई भी नंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। रैंडम नंबर टेबल्स में बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टिपेट नंबर्स को सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर LHC टिपेट एंड हैज सिंस देन बीन नोन बाय हिज नेम। इनके नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 10,400 सेट ऑफ नंबर रैंडमली डेवलप किए हैं, वो भी 4 डिजिट सेट्स में। इसी तरह फिशर एंड येट्स हैं, जिन्हें 1938 में टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को 15,000 रैंडम डिजिट में अरेंज किया था, जिसमें सेट थे 1,500 और डिजिट थी 10, मतलब 1,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट। फिर आपके कैंडाल एंड बेबिंगटन स्मिथ ने डेवलप किया 1939 में। उन्होंने नंबर कंसिस्ट किए 1 लाख, और ग्रुप जो थे उनके 25,000 इंटू 4 डिजिट रैंडम्स। रैंड कॉर्पोरेशन ने 1955 में लिया, और उन्होंने कंसीडर किया 1 लाख मीन्स 20,000 सेट ऑफ 5 डिजिट रैंडम्स। मेरिट्स क्या है रैंडम नंबर्स के? सिंस द सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर द सैंपल depend entirely on the chance, there is no possibility of personal bias affecting the result. Means हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस चीज के लिए ले रहे हो और उसमें पर्सनल बायस ना आए। क्योंकि आप रैंडमली लेते हो तो बायसनेस नहीं होती है उसमें, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम जजमेंटल सैंपलिंग से कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा बेटर वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पॉपुलेशन में ये पूरी तरह से सिंपल रैंडम टेबल्स एक्यूरेसी शो कर देता है। फिर है आपकी लिमिटेशंस। द यूज ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नेसेसिटेट्स ए कंप्लीटली कैटलॉग यूनिवर्स। मीन्स हम जो यूनिवर्स डाटा यूज करते हैं वो कंप्लीटली डाटा यूज करते हैं हम, बट एक इन्वेस्टिगेटर को, रिसर्चर को अपनी जो लिस्ट होती है उसे हमेशा अपडेट रखना पड़ता है, जो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये भी रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि आप जो सैंपल कलेक्ट करो वो इकोनॉमिकल लेवल पे होना चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। बट ये पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि आपकी पूरी लिस्ट अपडेट नहीं हो पाती है, इकोनॉमिकली नहीं हो पाती है। साइज ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड टू इंश्योर स्टैटिस्टिक्स की रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है। और एवरी पॉइंट ऑफ सर्वे से हम देखते हैं तो जियोग्राफिकल लेवल अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास टाइम एंड कॉस्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। फिर है आपके पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रैंडम मेथड। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड जो हम लेते हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्स के लेते हैं उसमें वन नंबर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो सेम सेम इंटरवल में रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर्स देखो, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं 1 to 11 हमने सैंपल्स लिए हैं, जिसमें 2 को सिलेक्ट किया, उसके बाद 5, फिर 8, फिर 11, मीन्स 3 3 के इंटरवल में चल रहा है आपका। तो जो भी इसमें अरेंजमेंट होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में वो पूरी सिस्टमैटिक होती है, सेम क्लास इंटरवल में होगी या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। एडवांटेजेस, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज बिकॉज इट इज सिंपल, डायरेक्ट, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव तो है ही आपका, क्योंकि हम प्रीडिटरमाइंड मैनर्स में ले रहे हैं उन्हें। डिसएडवांटेज, वन शुड नॉट यूज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन केस ऑफ एक्सप्लोरिंग अनफेमिलियर एरिया। अगर वो फेमिलियर एरिया नहीं है, सेम इंटरवल में नहीं है, तो उनमें जो आपके डाटा एनालाइज होंगे वो आपके एरर शो करेंगे। अगर पीरियोडिक फ्लक्चुएशन ज्यादा है उनमें, जब हम एग्जामिन कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो कई बार ये मेथड्स इनइफेक्टिव शो करता है। अब है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड।
देखो, जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि अमंग द हेट्रोजीनियस विद इन द होमोजीनियस, आप हेट्रोजीनियस में से होमोजीनियस सैंपल्स को लेते हो और उसी पे स्टडी करते हो। और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? पहले आपकी पॉपुलेशन होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी पॉपुलेशन होंगी। अब उन पॉपुलेशन में से, हेट्रोजीनियस यूनिट्स में से आप स्टार्टम बनाते हो, एक बिग ग्रुप बनाते हो। स्टार्टम से फिर आप स्टार्टा बनाते हो और स्टार्टा से फिर आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। ये पूरी प्रोसेसिंग होती है हमारी सर्टिफाइड रैंडम सैंपल में। मतलब टोटल जो भी रेगुलर इंटरवल्स ले रहे हो आप, होमोजीनियस डाटा पे रन करेगा, चाहे वो कोई भी हो आपके पॉसिबल स्ट्रेटिफाइंग क्राइटेरिया, फैमिली इनकम पर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा। एडवांटेजेस क्या है इसके? द पॉपुलेशन is first stratified into different group and then the element of the sample are selected from each group. Means आप जो डाटा लेते हो वो सारे आपके होमोजेनियस ग्रुप में होते हैं और रैंडम सैंपल आपका है ही है इसमें। तो होमोजेनियस पॉपुलेशन को हम बहुत ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी में आप अचीव करते हो और ये आपके टाइम और कॉस्ट दोनों को ही सेव करता है। डिसएडवांटेज क्या है? अब सबसे पहले तो इसे होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ता है और होमोजीनियस करने में कई बार बहुत सारे डाटा होने पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो डाटा पॉपुलेशन फिट नहीं हो पाते हैं। सेकेंडली, रिसर्चर को पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, रिसर्चर के पास जिस भी डाटा को एनालाइज कर रहा है उनका करेक्ट डाटा बनाना चाहिए और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग रन करता है विद होमोजेनियस गुड्स। फिर आपके क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हमने स्टडी की कि आपके जो डाटा होंगे अमंग द हिटोजीनियस होंगे, बट क्लस्टर सैंपलिंग में बिल्कुल अपोजिट है। अमंग द होमोजीनियस विद इन द हिटोजीनियस हम वर्क करते हैं। मींस आप जो भी डाटा लेते हो आप होमोजेनियस ग्रुप में से ही उनके हिटोजीनियस यूनिट्स बना लेते हो और पॉपुलेशन के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे आप स्टडी करते हो, जिसे आप क्लस्टर सैंपलिंग कहते हो। एडवांटेज क्या है? रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज, आप बहुत कम रिसोर्सेज में इसे स्टडी कर लेते हो क्योंकि आप पॉपुलेशन के स्मॉलेस्ट यूनिट पे वर्क कर रहे हो, तो प्रोसेसिंग बहुत सिंपल हो जाती है। मोर फिजिबल है, अंडरस्टूड है, ये तो होमोजेनियस ग्रुप है, इंक्रीज करती है फिजिबिलिटीज और डाटा को बहुत इजीली एक्सेस करती है। डिसएडवांटेज क्या है? बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि आप एक ग्रुप ले रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ले रहे हो, स्मॉलेस्ट यूनिट पे बायस्ड हो जाता है क्योंकि आप एंटायर पॉपुलेशन को स्मॉलेस्ट यूनिट में ले रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक तरह से बायस्ड ओपिनियंस भी हो जाते हैं, हमारे कंक्लूजन बायसनेस पे भी बेस हो जाते हैं। हाई सैम्पलिंग एरर है क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है और जितने स्मॉलर सैंपल होंगे उसमें एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर है आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मतलब 2 more than 3 आप इसमें स्टेजेस की स्टडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की स्टडी की। एक डिस्ट्रिक्ट को जब ड्रॉन किया उस डिस्ट्रिक्ट में से भी प्रपोर्शन कट करके मैंने विलेजेस की स्टडी, अब उसमें से भी प्रोपोर्शन कट कर दी। अब प्रोपोर्शन कट करके मैं कॉलोनीज की स्टडी कर रही हूँ, मीन्स मैंने more than 3 की स्टडी। इसे 2 stages ऑफ सैम्पलिंग भी कहा जाता है क्योंकि स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग 2, 3 और more than 3 की स्टडी करते हैं हम इसमें। अब आप देखो, जो आपके ऊपर पिक्चर है उसमें स्टेट 2 है, स्टेट 2 में आप सिटी 1 की स्टडी भी कर रहे हो, सिटी 4 की भी स्टडी कर रहे हो। अब सिटी 1 में कॉलेज 2 लिया आपने, सिटी 4 में कॉलेज 1। इसी तरह स्टेट 3 में भी आपने लिया, स्टेट 6 में भी लिया। तो 2 और more than 2, 3 और more than 3 की स्टडी कर रहे हो आप। एडवांटेजेस क्या है? आपके पास लिमिटेड फंड भी है तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में रिसर्चर स्टडी कर सकता है इन बेटर वे, क्योंकि वो पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम रिड्यूस कर रहा है, स्टेजेस में डिवाइड कर रहा है, उनके प्रोपोर्शन को कट कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? आप हर बार पॉपुलेशन के पोर्शन को कट कर रहे हो तो 100% रिप्रेजेंटेशन तो पॉपुलेशन की फाइंडिंग नहीं आ सकती है, मीन्स इसमें वेरिएंस ज्यादा हो जाते हैं। जब वेरिएंस ज्यादा होंगे तो उन्हें आपको मिनिमाइज करना होगा और कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हमने जो अभी डाटा की स्टडी की, जो हमने टाइप्स पढ़े हैं वो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थे।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने फर्स्ट किसकी स्टडी की, सिंपल रैंडम नंबर। फिर हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब हमारे नॉन रैंडम मेथड्स हैं। नॉन रैंडम मेथड्स में हमारी जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो रैंडमली ना होके नॉन रैंडम है, मींस आप ज्योग्राफिकल लेवल पे या फिर अपने डाटा जैसे आपको अवेलेबिलिटी हो रही है उनके बेस पे स्टडी कर रहे हो, या फिर एक्सपर्ट की नॉलेज स्किल के बेस पे आप स्टडी कर रहे हो। इसमें फर्स्ट है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब रिसर्चर अपने अकॉर्डिंगली डेटा को कन्वीनियंट बेस पे स्टडी कर रहा है, इसलिए वो इजी ऑफ एक्सेस भी है। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, अपने लेवल पे जियोग्राफिकल लेवल ले रहा है। एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट यूज कर रहा है, और जितनी भी स्टडी कर रहे हैं वो नियर बाय हैपन हो रही है, मीन्स वो एक्सीडेंटल सैंपल्स भी कहलाता है। जो डाटा कलेक्ट करता है रिसर्चर, कंडक्ट करता है, वो आपका हैपन टू बी नियर बाय है, इसलिए एक्सीडेंटल सैंपल्स भी इसे कहा गया है। फिर कोटा सैंपलिंग, इससे पहले भी आप ग्रुप की स्टडी कर चुके हो, स्मॉलेस्ट यूनिट की, जिसे आप क्लस्टर सैंपलिंग कहते हो। पर क्लस्टर में हमने रैंडमली सैंपल्स की स्टडी की। कोटा में भी ग्रुप की स्टडी होती है, बट कैसी ग्रुप की स्टडी, नॉन रैंडम। आप किसी भी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर सकते हो, इंडिविजुअल, केसेस, ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी हम इसको सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके करेक्टर की स्टडी करते हैं। मान लो आप इसमें भी स्मॉल ग्रुप की स्टडी करते हो, एक कोटा की स्टडी करते हो। एडवांटेज क्या है, कोटा सैम्पलिंग इज क्वाइट easy to conduct and administer as compared to other similar research sampling methods. The quota sampling method is suitable for research where the researcher has a time limit to conduct the study. अब देखो कोटा सैम्पलिंग में आप छोटे से ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, स्मॉल ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, तो कोटा सैम्पलिंग वहां पे सबसे बेनिफिशियल है जहाँ टाइम लिमिट बहुत कम है, और बहुत इजिएट मेथड भी है आपका ये, क्योंकि रिसर्चर के लॉट ऑफ टाइम सेव होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, लिमिटेड बजट में वर्क हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कोटा सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च। देखो रैंडमली लेवल पे तो है ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ा इसका ये डिसएडवांटेज है। रिसर्चर का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि छोटे से लेवल पे स्टडी कर रहा है, और जरूरी नहीं है कि सबका नेचर कोऑपरेटिव हो और आपके डेटा भी कोऑपरेट करें आपको। इसके जो आउटकम होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। कई बार जो पार्टिसिपेंट्स हमने सिलेक्शंस किए हैं अपनी स्टडी के लिए, वो उनके आउटकम्स की पूरी तरह एक्यूरेसी नहीं दे पाते हैं। द रिजल्ट ऑफ कोटा सैम्पल रिसर्च इज नॉट रिलायबल, कई बार डाटा भी आपका रिलायबल शो नहीं करता है। द एक्यूरेसी ऑफ कोटा सैम्पलिंग लार्जली डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द स्टडी, कई बार ये आपके जजमेंट पे भी बेस कर लेता है। जिसकी एक्यूरेसी होती है आपके जजमेंट पे स्टडी करती है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप एक्यूरेसी दोगे, नहीं है तो आप एक्यूरेसी नहीं दे पाओगे। फिर आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन यू वांट टू रिसर्च इज हार्ड टू रीच। मतलब कोई भी रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, अपने स्टडी को वो रीच नहीं कर पा रहा है, उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज की जाती है, क्योंकि एक चेन प्रोसेस है। अब एज ए रिसर्चर मुझे कोविड पेशेंट की स्टडी करनी, तो बहुत मुश्किल से मुझे एक पर्सन मिला। अब एक पर्सन ने मुझे सेकंड पर्सन की नॉलेज दी, अपने कोविड पेशेंट की नॉलेज दी, कि जब मैं एडमिट था तो एक और पर्सन मेरे साथ था। सेकंड ने मुझे थर्ड की नॉलेज दी, थर्ड ने फोर्थ की नॉलेज दी। देखो इस तरह चेन बनती जाती है, और जब चेन बनती जाती है तो इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। इसी तरह से रिसर्चर अबाउट सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप सच एज ड्रग एडिक्ट, एक ड्रग एडिक्ट से की इंफॉर्मेशन एक ड्रग एडिक्ट ही दे सकता है, होमलेस पीपल की इंफॉर्मेशन होमलेस पीपल ही दे सकता है। एडवांटेजेस क्या है, इनेबल टू एक्सेस टू हिडन पॉपुलेशन, स्नोबॉल सैम्पलिंग से हम हिडन पॉपुलेशन को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हिडन इंफॉर्मेशन है वो हमें चेन प्रोसेस से पता चल जाते हैं। रिस्क भी अवॉइड कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है उसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर होता है कि आपकी स्टडी एथिकली होनी, कंडक्ट होनी चाहिए, तो रिस्क अवॉइड हो गया। लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सैम्पलिंग एरर। देखो सैम्पलिंग एरर को डिटरमाइन करना बहुत टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज होती है ना आपकी, उसके अकॉर्डिंगली जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं स्नोबॉल के थ्रू, तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा पार्टिसिपेंट कहाँ पर कौन सी मिस्टेक कर गया, तो प्रॉब्लम हो जाती है।
बायसनेस पॉसिबल है क्योंकि जिससे हमने इंफॉर्मेशन ली है वो अपने फेवर के अकॉर्डिंगली हमें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। Purposive sampling is referred to a group of known probability sampling technique in which units are selected because they have characteristics that you need in your sample. आपको अपने सैंपल में नॉन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अगर आप पर्पस के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हो, एक बेस के अकॉर्डिंगली, एक बेसिक पर्पस के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हो, तो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। इन अदर वर्ड्स यूनिट आर सिलेक्टेड ऑन पर्पस। आप पर्पसिव सैम्पलिंग में पर्पस के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हो। इसे आप जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हो, क्योंकि कई बार रिसर्चर अपने स्किल, अपने एक्सपर्टाइज के नॉलेज बेस पे भी जजमेंट दे देता है। दिस सैम्पलिंग मेथड रिलाइज ऑन रिसर्चर जजमेंट व्हेन आइडेंटिफाइंग and selecting the individual cases or event that can provide the best information to achieve the study's objective. एडवांटेज क्या है इसका? पर्पसिव सैम्पलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखो, हम जब स्टडी कर रहे हैं बेस पर्पस पे कर रहे हैं, बेसिक पर्पस पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा क्योंकि हमने कॉस्ट तो कम ही ली होगी, टाइम भी हमारा कंज्यूम हो रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है। पर्पसिव सैम्पलिंग में हम अप्रोप्रिएट मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो लिमिटेड नंबर जहां पे प्राइमरी डाटा के सोर्स होते हैं वहां पर भी ये स्टडी कंट्रीब्यूट की जाती है। डिसएडवांटेज ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग, एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि आप पर्पस बेस पे ले रहे हो, जजमेंटल बेस पे ले रहे हो सकता है जजमेंट रॉन्ग हो आपके। रिलायबिलिटी लो होगी, एक्यूरेसी लो होगी, बायसनेस के हाई लेवल्स होंगे क्योंकि हम जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो हम अपने फेवर में ही करना चाहेंगे, तो बायसनेस के होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। इनएबिलिटी टू जनरलाइज रिसर्च फाइंडिंग, जो रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी उनमें इनएबिलिटी जनरेट होगी क्योंकि जजमेंट बेस पे कर रहे हो, आप पर्पस बेस पे कर रहे हो, एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज नॉलेज पे कर रहे हो, और उसमें हो सकता है आपने अपने आप नॉलेज को अपडेट ना किया हो, तो इनएबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़े और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट हमने पढ़ा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब every sample has to be get chance to selected. सेकंड हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पढ़ा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मीन्स है एवरी सैंपल इन ए सेम इंटरवल में रन कर रहे होते हैं। फिर हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है अमंग हेट्रोजेनियस विद इन होमोजेनियस, आप होमोजेनियस में वर्क करते हो। क्लस्टर सैम्पलिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, अमंग द होमोजेनियस विद इन द हेट्रोजेनियस आप वर्क करते हो लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट पे स्टडी करते हो। फिर हमने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पढ़ा जिसमें टू स्टेज सैम्पलिंग भी उसे कहा जाता है, मतलब मोर देन टू, मोर देन थ्री की स्टडी करते हैं हम उसमें, जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट विलेजर कॉलोनीज के एग्जांपल लिए थे। फिर हमने नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा जिसमें फर्स्ट पढ़ा हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मीन्स क्या हुआ कि कन्वीनियंट के बेस पे एक रिसर्चर अपनी स्टडी करता है। फिर हमने कोटा सैम्पलिंग पढ़ा जिसमें एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एक स्मॉल ग्रुप के थ्रू स्टडी होती है, एक कोटा की स्टडी होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसमें एक चेन प्रोसेस है, जिसमें कोविड का एग्जांपल लिया हमने, एक ड्रंकर्ड पर्सन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। एक ड्रंकर्ड दूसरे ड्रंकर्ड की पूरी तरह से क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देता है, तो चेन प्रोसेस बन जाती है। फिर हमने पर्पसिव सैम्पलिंग भी पढ़ा जिसमें पर्पस के अकॉर्डिंगली हम स्टडी करते हैं, एक्सपर्टाइज की नॉलेज बेस पे जजमेंट करते हैं। ठीक है, आपकी जो ये है पूरी नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, ये पूरी तरह से एक रिसर्चर्स के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी। आई थिंक, आई होप इट विल बी बेस्ट फॉर all research scholars and UGC NET students and BCom students. Thank you. Thank you very much. अरे इसमें